नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पैसे के दम पर आप भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ में आप जोश पैदा नहीं कर सकते, उस भीड़ से आप ताली नहीं बजवा सकते। और कुछ ऐसी ही मजबूरियों का सामना आज भाजपा के चाणक्य अमित शाह को नीतीश कुमार के बिहार में करना पड़ा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो मजबूरियां हैं सिर्फ अमित शाह तक सीमित नहीं। दरअसल ये जो मजबूरियों का आलम है, ये समूची भाजपा के लिए आज की तारीख में और खासकर बिहार में। और हैरत इस बात की है कि ये जो रैली थी आज बिहार में, ये शंखनाद था 2024 के फाइनल का। और एक ऐसा शंखनाद जहां शंख तो शंख, तालियों की गूंज भी बड़ी मुश्किल से अमित शाह को सुनने को मिली। जैसे किसी मुशायरे में कोई शायर दाद के लिए बार बार तालियों की दरकार करे, ऐसे ही हर बात पर, बड़ी बड़ी गिफ्ट पर, बड़ी बड़ी सौगात देने पर भी अमित शाह को बार बार बोलना पड़ा, ताली तो बजाइए, ताली तो बजाइए। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। तो फाइनल का एक तरफ ऐसा शंखनाद जहां अमित शाह के सामने हजारों हाथ थे, लेकिन कहने पर भी चंद हाथ ताली बजाने के लिए, वाहवाही करने के लिए उठे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक शंखनाद दक्षिण भारत से शुरू हो रहा है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की सरपरस्ती में, सदारत में, और भीड़ बढ़ती जा रही है। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स देखिए, तो एक तरफ भीड़ ही भीड़ है लेकिन खामोशी है, और दूसरी तरफ एक कारवां है जो बढ़ता जा रहा है और उसका जो जोश है वो कुछ अलग ही है। अब अगर हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखें तो एक लंबे सफ़र पर निकलें, एक ऐतिहासिक सफ़र पर निकलें, 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा के, उमस में, गर्मी में, धूप में पैदल चल रहे हैं और एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं देश की राजनीति में। उधर अगर आप अमित शाह को देखें तो एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि अमित शाह, ऐसा लगा आज उनके भाषण से, जो पूरी तरह से नीतीश कुमार पर फोकस था, उनके भाषण से ऐसा लगा कि वो नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको छोड़ा है, उस सदमे से ना मोदी उभर पाए हैं ना अमित शाह। और शायद बात बात में, आधे घंटे के भाषण में, बात बात में अमित शाह नीतीश कुमार को ही कोसते रहे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? अब हाल फिलहाल में दोस्तों ऐसा फीका शंखनाद नहीं देखा जहां 2024 के फाइनल की शुरुआत की जा रही हो, जहां से विजय रथ शुरू किया जा रहा हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसमें जो एक अजीब सी मायूसी का आलम था, उसकी चर्चा है बिहार में, उसकी चर्चा दिल्ली में भी है। और लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि क्या वाकई अमित शाह प्रेशर में है, चाणक्य प्रेशर में है, मोदी प्रेशर में है, गुजरात लॉबी पर दबाव पड़ा है, और बीजेपी में भी ये प्रेशर अब महसूस होने लगा है कि वाकई क्या 2024 में मोदी अपने विजय रथ को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या तीसरी बार वो शपथ ले पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ बढ़ रही है, नीतीश कुमार को जो रिस्पांस मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एक छाते के नीचे जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे अपोजिशन यूनाइट हो रहा है, उससे बेचैनी तो बढ़ रही है दोनों की। और आज के वीडियो में हम ये एसेस करेंगे, खासकर ये जो बिहार की जो राजनीति है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स
वो हिंदुस्तान की राजनीति को जहां बदलने जा रही है, जहां पर कमंडल पॉलिटिक्स को मंडल चेंज करने जा रहा है। ये जो एक राजनीतिक लकीरें बदलती हुई दिख रही हैं और 2024 के फाइनल को लेकर जो तस्वीर उभरती हुई दिख रही, आज इस पर मुझे लगता है कि बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। असली स्थिति क्या है और नीतीश कुमार अपनी रैली में अब इसको कैसे काउंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बैटल जहां दक्षिण में राहुल गांधी वर्सेस मोदी है, एक बैटल बिहार में है अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार। और ये जो दोनों युद्ध हैं, इन्हीं से संकेत मिलेगा, इन्हीं से इशारा मिलेगा कि 2024 में क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बिहार भी ले चलूंगा और कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा कि आखिर मोदी और अमित शाह आज की तारीख में कितने पानी में हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको सीधे बिहार ले चलूं और ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में मैं ये भी आपको बता दूं कि अमित शाह जो बड़ी प्लानिंग करते हैं और बहुत गहरी प्लानिंग करते हैं, उन्होंने इस एरिया को, बिहार के सीमांचल एरिया को क्यों चुना 2024 का शंखनाद करने के लिए। फाइनल की शुरुआत यहाँ से क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें ये सीमांचल का, तो ये वो जगह है, ये वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ रहा है, जो नेपाल से जुड़ रहा है। और यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। अब ये जो 4 ज़िले हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, ये मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाके हैं, एरियाज़ हैं। और यहाँ पर ट्रेडिशनली आरएसएस शुरू से हावी रहा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक हमेशा कम्युनल पोलराइजेशन का अंडरकरंट रहता है। और यही चाहते हैं अमित शाह कि कहीं ना कहीं ये वो इलाका जहाँ पर ओवैसी को कामयाबी मिली पिछले विधानसभा चुनाव में, एक बैक ऑफ द माइंड अमित शाह ये चाहते हैं, जैसा कि उनके करीबी लोग बताते हैं, वो चाहते हैं कि एक मैसेज जाए झारखंड में, समूचे बिहार में, ईस्टर्न यूपी में। जब एक फाइट होगी ओवैसी वर्सेस बीजेपी, वो जो माहौल गर्म होगा, वहाँ पर नीतीश और लालू को, यानी वो जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जो सोशल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको बैकफुट पे लाना चाहते हैं। अब किस्मत साथ नहीं दे रही। कहते हैं ना कि नियति कभी कभी साथ नहीं देती, और अमित शाह के साथ बार बार कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज जैसे उनको रिस्पांस नहीं मिला, भीड़ बहुत लाए, मेहनत हुई, रिस्पांस नहीं मिला। तो अमित शाह के लिए सबसे बड़ी जो दुविधा है वो ये है कि उनको जिस रिस्पांस की, जो जनता से जो अपेक्षा थी, वो नहीं मिल रही। और शायद हो सकता है कि धीरे धीरे इस बैटल को, इस जंग को ओवैसी वर्सेस बीजेपी किया जाए। अब खेल तो आज नीतीश कुमार का करना चाह रहे थे अमित शाह, लेकिन खेला उनके साथ हुआ। किस तरह खेला हुआ, क्या कारण थे, मुझे लगता है कि अभिषेक कुमार से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, आज की ये जो रैली है सीमांचल में, जिसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि बड़ी जोशो खरोश की रैली होगी और पब्लिक टूट पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बार बार अमित शाह को कहना पड़ा कि साहब ताली बजाइए, ताली बजाइए। जैसे कोई मुशायरे में कोई शायर पिटने लगता है या फेल होने लगता है, फीका पड़ता है, तो खुद ही कहता है कि दाद दीजिए, दाद दीजिए, और उसके बाद भी दाद नहीं मिल रही थी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और लालू की जो राजनीति है अब बिहार में सर चढ़ के बोलने लगी और बड़ी मुसीबत होगी 2024 में अमित शाह मोदी के लिए? दीपक जी, इतना कोल्ड रिस्पांस अमित शाह ने संभवतः उम्मीद नहीं की होगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर अमित शाह जब से राष्ट्रीय फलक पर आए हैं 2013-14 से, इतना कोल्ड रिस्पांस भारत के किसी कोने में नहीं मिला होगा जो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी पूर्णिया में मिला है। अब इसके बाद वो किशनगंज जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें भाजपा लालू नीतीश के गठबंधन के खिलाफ लड़ रही थी, तब भी नीतीश कुमार की सभाओं को, अमित शाह की सभाओं को इतना कोल्ड रिस्पांस नहीं मिल रहा था जो आज मिला है। आप सोचिए, किसी शहर में जाकर उस शहर के एयरपोर्ट को आप ऑपरेशनल करने की बात करें, वो सौगात देने की बात करें, और तब भीड़ से कहें कि आप ताली बजाइए, आपको हम एयरपोर्ट दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः ऐसा नहीं हुआ होगा। लोग तो दिवाली मना देते हैं जहां अगर एयरपोर्ट मिलना होता है, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होना होता है।
तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की बिहार में। संगठनात्मक ढांचा चरमराया हुआ है। लालू यादव और नीतीश कुमार के जो संयुक्त ताकत है, उस ताकत के सामने न सिर्फ संगठनात्मक ढांचा बल्कि पूरी प्रदेश यूनिट चरमराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने एक तरह से बिहार में यूं कहें तो पॉलिटिकली हैंडीकैप बना करके छोड़ दिया है, और इस स्थिति में भाजपा अमित शाह ने संभवतः इसकी उम्मीद नहीं की होगी। नहीं, मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये जो सीमांचल है, जहां पर तमाम मुस्लिम परिवार, हर दूसरा घर कोई ना कोई खाड़ी देश में नौकरी कर रहा है, फ्लाइट से उसको जोड़ने की बात हो रही है, उनको तो खुशी से झूम जाना चाहिए था कि भाई हम सीधे यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से सऊदी अरब या दुबई या शारजा, इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी, इतने बरसों की मांग उनकी पूरी हो रही है, और कोई वहां पर ताली बजाने वाला नहीं। और आप कल्पना कीजिए, अमित शाह को कहना पड़ रहा है मन से, ताली तो बजाओ, ताली तो बजाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है कि अल्टीमेटली जो मुस्लिम बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, ये जो जातिगत सेंसस का, जो जाति सेंसस का जो बात हो रही है, जनगणना की, कास्ट बेस्ड सेंसस, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद बैकवर्ड मुस्लिम, इन सबका एक होना, क्या इसका काउंटर नहीं है बीजेपी के पास? और एक प्रेशर में आपको बीजेपी दिखती, खासकर बिहार, जिसका असर झारखंड पे भी होगा। 54 सीटों की बात है अभिषेक जी, 54 सीट्स। आप 54 की बात कर रहे हैं, मैं इसको 134 सीटों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप यूपी भी जोड़ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड है। उससे ज्यादा नीतीश अखिलेश जयंत के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यदि बात करें तो। और आप देखिए, नीतीश कुमार के मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी खुद को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे यदि 2024 की बात करें तो। आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्षेत्रीय स्तर पे आप कौन सा ओबीसी कार्ड खेलेंगे, कौन सा हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, कौन सी चाशनी उसमें लपेटी जाएगी, जिस चाशनी के सहारे एक बाई प्रोडक्ट ऐसा निकलेगा जो बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन को मात दे सके। इसका जवाब यही मिल जाता है कि जब नरेंद्र मोदी के सहारे जो व्यूह रचना आरएसएस ने 2014 में की थी, वो व्यूह रचना कहीं ना कहीं जब बिखरने के कगार पर आ गई है, खासकर जाति जनगणना, उसमें भी नीतीश का चेहरा, नीतीश कुमार की एक पॉलिटिकल ब्रांड आज की तारीख में है, इस बात से उनके विरोधी भी इनकार नहीं करते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त किस तैयारी में है? पहला तो मैंने उनका फेस देख लिया जब वो सबसे मिलकर आए, राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी से लेकर और शरद पवार से लेकर सबसे मिले। अब व्हाट नेक्स्ट? रैलियां कब से शुरू करेंगे, कब वो बाहर निकलेंगे बिहार से? तो उनके खेमे में क्या तैयारी है? देखिए, बिहार को लेकर नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े सोशल इक्वेशन के साथ, इतने बड़े गठबंधन के साथ फरवरी मार्च तक कास्ट सेंसस का डेटा आ जाएगा। उन सारी परिस्थितियों में बिहार को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उन्हें। यानी आप ये कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि समय भी कम है। आपका ये कहने का मतलब है कि फरवरी में, यानी आज से कुछ चंद महीने बाद, जब कास्ट सेंसस, उसके जब नतीजे आ जाएंगे सामने, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जो एक माहौल गर्म होगा, तब नीतीश कूच करेंगे बिहार के बाहर, वहां से तैयारी होगी उनकी शंखनाद की। बिहार के बाहर तो अभी ही कूच करेंगे। मुझे लगता है कि सबको इंतजार है कर्नाटक के चुनावी नतीजे का। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों को लोग बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है 5 साल पर, छोटा राज्य है, 4 लोकसभा सीटें हैं, इस लिहाज से शायद बहुत ज्यादा तवज्जो लोग ना दे रहे हो 24 के परिप्रेक्ष्य में। गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, अंततः वो 2017 की तरह रोने गाने लगे फील्ड में जाके कि मैं आपका बेटा हूं, लोग मुझे मारेंगे, ऐसी बातें भी उन्होंने कही थी 2017 में। तो ये बात गुजरात को लेकर भी है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसके बाद मुझे लगता है, या कर्नाटक के चुनाव के समय से ही मुझे लगता है कि राजनीतिक घटनाओं में, राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आएगी। तेजी इस मामले में आएगी, और यहीं पर के साथ साथ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो ऑल आउट जाने की कोशिश करेंगे। आपका ये मतलब मैं निकालूंगी, फरवरी मार्च के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी आने वाली है नीतीश के कैंपेन में। अब इसमें मैं संकेतों में आपको, दर्शकों के लिए एक बात कह देता हूं, दर्शक ज्यादा समझदार है। क्या पता है कि कर्नाटका में जो आप जेडीएस देख रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल आउटफिट के तौर पर नीतीश कुमार की सदारत में ही चुनाव लड़े। जनता परिवार की यूनिटी की भी बातें चल रही हैं, जिसमें जेडीयू, जेडीएस और चौटाला की पार्टी, ये 3 लोग मान के चल रहे हैं कि कभी भी एक दल के रूप में सामने आ सकते हैं।
बहरहाल आज अमित शाह भले ही बहुत कामयाब ना हो, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी रैली, उसके बाद उनको बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिला हो, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी। अमित शाह जल्दी हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और बड़ी रैलियां बीजेपी वहाँ करेगी, एक के बाद एक, बैक टू बैक। नीतीश कुमार भी वहाँ रैली करेंगे और मुझे लगता है तब मैं ज़्यादा अपडेट करूँगा। लेकिन एक लाइन और सोची जा रही है। दिल्ली दरबार के सूत्र जैसा इशारा कर रहे हैं, बीजेपी के जो रिपोर्टर हैं उनमें चर्चा है कि अगर कई रास्ते बंद होते हुए बिहार में दिखे तो अमित शाह की वो जो 3 एजेंसीज़ हैं, वो जो अंपायर है, थर्ड अंपायर, वो कहीं ना कहीं फिर विकेट पर आपको दिखेगा। यानी कोशिश ये हो रही है अंदर ही खाते कि तेज प्रताप और तेजस्वी, इन पर जो मुकदमे हैं सीबीआई के या ईडी के, इनको एक्सपर्टाइट किया जाए और आने वाले महीने में हो सकता है ये कोशिश रहेगी इनको ही जेल भेज दिया जाए, तेज प्रताप, तेजस्वी। और तब एक डेंट मारने की कोशिश हो सकती है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है नीतीश और लालू में, जो पिछली बार कामयाबी जिसमें बीजेपी को मिली थी। बहरहाल हकीकत एक ये भी है कि सीबीआई और ईडी इतना ओवर यूज दोस्तों हो चुका है, इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइज एजेंसी हो गई हैं कि आज की तारीख में जिसके यहाँ, जिस नेता के यहाँ, विपक्ष के नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है या सीबीआई का छापा पड़ता है, उसे उल्टा फ़ायदा होता है, सहानुभूति का भी, लोगों के सपोर्ट का भी। तो ये चीज़ अब तेजस्वी और तेज प्रताप भी समझ रहे हैं कि अब अगर छापा डाला तो नुकसान बीजेपी को होगा। ये भी एक धारा है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरह से मैं अपडेट करता रहूं। डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं, दक्षिण भारत में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं और कर्नाटक एक, जैसा कि अभिषेक कह रहे थे, एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो मैं अपडेट करता रहूँगा। आखिर में वही 2-3 बातें मैं आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग है ये एकदम अलहदा है, एकदम अलग है। एक दूसरी, आप कह सकते हैं, तस्वीर का एक दूसरा पहलू है, या पर्दे के पीछे जो हो रहा है, सामने हो रहा है जो दिखाया नहीं जा रहा आपको, गोदी मीडिया जो दिखा नहीं रही, तो वो कोशिश होती है कि वो लोगों तक पहुँचे। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जैसा भी हो सके। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं, उनकी मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है, तो वो आप ज़रूर लिखें। आइडियाज़ ज़रूर भेजें मुझे, क्या चाहते हैं आप, किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा वैसे वीडियो बनाने की जो आप देखना चाहते हैं। आज बस इतना ही। बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो आपको पहले मिलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।